नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूं। जिसमें आज आपकी जो क्लास है वो आपकी क्लास नंबर 23 है। इससे पहले आपकी क्लास 22 हो चुकी हैं और अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन प्लेलिस्ट पे यानी हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर फिजिक्स की प्लेलिस्ट को निकालकर वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही हैं वो आपकी चैप्टर वाइज चल रही हैं, तो यहां पे मैंने हर क्लास पे एक चैप्टर को डिस्कस किया है। उससे प्रीवियस ईयर को यानी उसमें मैंने प्रीवियस ईयर में आने वाले उन क्वेश्चंस को यहां पे रखा है जो वास्तव में इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आज जो क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 23 है और इस 23 क्लास में मैं आपको इन्वेंशंस यानी आविष्कारक के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरीके से फिजिक्स में जो आविष्कार हुए हैं उनके आविष्कारक कौन हैं और वो फिजिक्स में आविष्कार हुआ कब है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने साथियों को शेयर जरूर करें क्योंकि अपने साथी जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, सीरियस तैयारी कर रहे हैं, वो यहां पर आएं और उनके यहां पर देखें कि वो किस तरीके की तैयारी कर पा रहे हैं या किस तरीके से वो क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट बनेगा कि हम कितने क्वेश्चन यहां पे कर पाए और कितने क्वेश्चंस के आंसर हमने यहां पे गलत दिए हैं, क्योंकि इनसे आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से आपका आगे आने वाले जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे आप उनको सॉल्व कर पाओगे। और ये क्वेश्चन सीरीज इसलिए चलाई गई थी कि आपको यहां पे पता चले कि रेलवे का जो लेवल रहता है वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। और यहां पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, चाहे वो जेई हो या फिर आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें इसी तरीके का लेवल पूछा जाता है। तो कलरफुल लाइफ, जय हिंद भाई। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इन्वेंशन से, तो वो है ये, वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका होगा। और ये क्या कहता है, पूछता है ये, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था। तो जो ओजोन परत है तो उसको मीजर करने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया गया था। और यहां पे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा आंसर सही होगा। शिप्रा गुड इवनिंग। तो यहां पे पूछा क्या गया है कि आपका जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जो ओजोन को मीजर करता है तो वो किसने विकसित किया था या किसने आविष्कार किया था। उसका ऑप्शन आपके सामने है, प्रोफेसर जीएमबी डॉल्फ्सन, बी कहता है जेम्स लॉवलॉक, सी कहता है डॉक्टर जोए फरमान और लास्ट है आपका एफ शेरवुड रोलैंड। और ये एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका 2016 के एनटीपीसी के एग्जाम में स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी ने आंसर नहीं दिया है, बस जय हिंद तक बात खत्म, गुड इवनिंग तक बात खत्म, कोई बात नहीं है। तो मैं बता दूं कि जो आपका ओजोन को मीजर करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था वो किसके द्वारा किया गया, वो जीएमबी डॉल्फ्सन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, जीएमबी डॉल्फ्सन के द्वारा किया गया। तो आपको पता है कि जो ओजोन लेयर होती है, आपने सुना होगा ओजोन लेयर होती है, ये ओजोन लेयर करती क्या है, ये हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। किससे, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। तो सन से जो यूवी रेस आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है और यूवी रेस को ये रोक लेती है अपने पास में। इसके बाद में क्या होता है, इसकी मोटाई को मीजर करने के लिए हमने क्या यूज किया, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ओजोन परत की मोटाई जो होती है वो हमने इसके द्वारा मीजर किया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक जो होगा वो क्या होगा, तो आपको यहां पे एक और चीज पता चलेगी कि यहां पे डॉल्फ्सन जो हैं इनके द्वारा इसका आविष्कार किया गया और डॉल्फ्सन का ही यहां पे क्या होगा, मात्रक होगा। तो इसका जो मात्रक होता है वो डॉल्फ्सन में ही मीजर किया जाता है। ठीक है जी, एएसपी 1 पहले का ए पता था तो ए हो गया, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ें। आगे क्वेश्चन नंबर 2, और 2 क्या कहता है, 2 है टेलीफोन का आविष्कार। तो आपने देखा होगा कि पहले
अभी भी चलते हैं कई जगह पर, तो पहले हम यूज जो करते थे वो हम किसका यूज करते थे, टेलीफोन का यूज करते थे किसी से बात करने के लिए। आज के टाइम पे आपके पास में मोबाइल है, आप मोबाइल से बातें करते हो, इसके अलावा आपके पास में व्हाट्सएप, चैटिंग के लिए भी यहाँ पे और कई सारे एप्लीकेशंस हैं, या आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, यूट्यूब पे भी आप हमारे साथ में लाइव हो, भले ही हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं लेकिन तरीके से यहाँ पे बातें भले ना हो पा रही हूँ, चैट यानी आपकी जो कमेंट हैं मैं उनको देख पा रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीज क्या है, ये आज की टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन पहले हमारे पास में जो आया था वो क्या था, वो था टेलीफोन। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है इसके बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन आपके आविष्कार किसने किया था, कब किया था, ये पूछा गया है। ए कहता है 1879, 1876, 56 और 86। तो इनमें से आंसर क्या होगा, एएसपी ने बोला है सेकंड का पता नहीं है और सिप्रा ने आंसर दिया है 1876। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है कि यहां पे ऑप्शन नंबर बी होगा कि टेलीफोन का जो आविष्कार है, डिफेंस लवर हेलो भाई, तो यहां पे टेलीफोन का आविष्कार तो जून 1876 में हुआ था, लेकिन इसका आविष्कार किया किसने था, तो सभी जानते हैं किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इनका आविष्कार किया गया था टेलीफोन का। और 1876 में क्या हुआ था, 1876 में तो आविष्कार हुआ था, लेकिन अगर मैं पेटेंट की बात करूं, क्योंकि पेटेंट होता है, इन्होंने अपने नाम से पेटेंट लिया और वो कब लिया, 1877 में लिया, यानी एक साल बाद 1877 में अपने नाम से पेटेंट लिया। इसलिए टेलीफोन के लिए आविष्कार के नाम से किसका नाम आता है, वो आता है ग्राहम बेल का। बिल्कुल डिफेंस लवर 1876, रेशमा का आंसर सेकंड का भी, साक्षी अग्निहोत्री ने आंसर दिया है ग्राहम बेल। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लो पहले टेलीफोन की बात की, अब बात आती है मोबाइल फोन की। तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, जो हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं, जैसे आप यूज कर पा रहे हो मोबाइल फोन को, तो अभी तो ये टच का है, लेकिन इससे पहले जो आया था वो कीपैड फोन था। उन कीपैड फोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। टेलीफोन जो था वहां पे हमें क्या करना पड़ता था कि या तो टेलीफोन बूथ में जाना पड़ता था या फिर हमें घर पर ही रहना पड़ता था, तब बात कर पाते थे। लेकिन मोबाइल आया तो हम किसी भी जगह पर किसी से भी बात कर सकते हैं, यानी जिस किसी से कभी का मतलब है कि जिसका नंबर हो हमारे पास में। ठीक है, आंसर आ चुका है, एएसपी का आंसर है थर्ड का सी, मार्टिन कूपर, और सिप्रा ने भी आंसर दिया है मार्टिन कूपर। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है कि मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया गया था वो मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। और मार्टिन कूपर जो थे, मार्टिन कूपर मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर थे, यानी मोटोरोला कंपनी में एक इंजीनियर थे, उनके द्वारा एक मोबाइल फोन यानी फोन का आविष्कार किया गया। और ये कब किया गया, अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो 1973 में किया गया। कब किया गया, 1973 में किया गया। अब मैं आपसे अगर पूछूं ये कि भारत में पहली बार कब आया, ये तो हो गया दुनिया के लिए, तो भारत में कभी ना कभी तो आया होगा। तो भारत में पहली बार मोबाइल का यूज या मोबाइल सेवा जो स्टार्ट हुई वो कब हुई, भारत में पहली बार कब हुई थी। हाँ जी बिल्कुल, साक्षी का आंसर सही है, मार्टिन कूपर, सिप्रा सी आंसर, रेशमा का कूपर, एएसपी 1995। बिल्कुल एएसपी ने आंसर दिया है 1995। 1995 में भारत में पहली बार मोबाइल सेवा यूज की गई थी, या फिर कह सकते हैं शुरू की गई थी। ठीक है जी, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यहां पे आपको सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो यहां पे गलत दिया गया है, यानी वो मैच नहीं करता है। तो सामने आपके 4 ऑप्शन है, बता दीजिए कि सुमेलित नहीं है। हाँ जी, 13 जुलाई 1995 में यहां पे अपने भारत में पहली बार मोबाइल सर्विस स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल, एएसपी का आंसर है 44 का बी आंसर, इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन। भाई एएसपी भाई, एडिसन ने ही बल्ब का आविष्कार किया था, ये तो सभी जानते हैं। पहले ऑप्शन कहता है पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। पेनिसिलिन क्या है, तो मैं बता दूं, पेनिसिलिन एक आपका एंटीबायोटिक है। ये क्या है, ये आपका एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक का खोज की थी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पहला ऑप्शन तो यहां पे सही है, लेकिन मुझे ऑप्शन बताना है गलत, कि इनमें गलत कौन सा दिया गया है। साक्षी ने बताया डी इज रॉन्ग, चलिए देखते हैं। बी कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब जो है थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा आविष्कार किया गया। ये सब जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो पहले बल्ब जो होता था जिसमें फिलामेंट जो होता था, उस फिलामेंट का यूज यहां पर आविष्कार किया करने वाले कौन थे, वो एडिसन थे। ठीक है,
हमें सभी सही दिख रहे हैं। अच्छा, सभी सही दिख रहे हैं। तीसरा है चेचक का टीका। तो भाई चेचक का टीका जो है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा यहां पे आविष्कार किया गया है, तो बिल्कुल सही है। चेचक का जो टीका है, तो टेलीफोन के बारे में भाई अभी ही पढ़ा है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया, और ये 1876 में किया गया। 1877 में पेटेंट लिया गया। तो यहां पे आपका आंसर गलत कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो हमने अभी पढ़ा है ना, 2 क्वेश्चन पहले हमने टेलीफोन को ही पढ़ा है। वी आर अंबेडकर, गुड इवनिंग भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, गलत तो हो ही गया। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अब बात करता है, हाँ जी, टेलीफोन ग्राहम बेल ने, साक्षी अग्निहोत्री बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन है एटीएम। तो एटीएम जिससे आज हम पैसे निकालते हैं, यानी जिससे हम रुपए निकालते हैं, तो वो जो यूज होता है, या फिर पहली बार किसने इसका आविष्कार किया गया था? तो पूछा गया है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक कैश मशीन का विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिक आविष्कार को दिया जाता है? तो जो एटीएम का आविष्कार किया था, वो उनका जन्म, भले ही वो ब्रिटिश से थे, लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो भारत में हुआ था। लेकिन यहां पे पूछा गया कि वो थे कौन? ए कहता है भाई लूथर वेज्जे, बी बता रहा है डोनाल्ड हैरियर, सी ने बताया जेम्स गुडफेलो, और डी बता रहा है जॉन सेफर्ड बैरन। तो एटीएम का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर डी, जॉन सेफर्ड बैरन के द्वारा। रेशमा ने बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन नंबर डी। एएसपी को पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, एएसपी अब आपको आंसर मिल चुका है। अग्निहोत्री ने भी आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो एटीएम का हाँ जी सिप्रा डी आंसर सही है, जॉन सेफर्ड बैरन। ठीक है, आपसे पूछा जाए ये कब किया उन्होंने? दुनिया में 1965 में किया। और पहला जो एटीएम लगाया, यानी 1965 में बैरन ने तो इसका आविष्कार किया, लेकिन दुनिया में पहला एटीएम लगाया किसने था? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तब आप क्या करोगे? तो लगाया किसने था? तो बैंक का, एक बैंक थी जिसका नाम क्या था? बार्कलेज। और बार्कलेज जो बैंक है ये कहां पे है? ये आपकी लंदन में थी। यानी कहां पे पहला एटीएम लगा? ये लंदन में लगा। कहां पे लगा? लंदन में लगा। अगर आपसे पूछा जाए, ये तो हो गया हाँ जी बिल्कुल रेशमा, बी आर अम्बेडकर बिल्कुल सही है। तो यहां पे पूछा गया एटीएम, सब दुनिया में पहला एटीएम किसने लगाया? तो बार्कलेज बैंक ने लगाया। और ये बार्कलेज बैंक कहां पे? लंदन में। तो आप एक दो क्वेश्चन यहां से याद कर सकते हो कि दुनिया का पहला एटीएम किस देश में लगा? तो इंग्लैंड में लगा। किस शहर में लगा? तो लंदन में लगा। किस बैंक में लगा? तो बार्कलेज बैंक में लगा। वीडियो लेट चल रहा है, आई थिंक। नहीं, वीडियो लेट नहीं चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे आता है पहला एटीएम। अब बात आती है, ये तो पहला एटीएम हो गया दुनिया का। ठीक है, अब मैं बात करूं तो भारत का पहला एटीएम, या भारत में पहला एटीएम किस बैंक ने लगाया? और भारत में पहला एटीएम लगाया एचएसबीसी बैंक ने। किसने? एचएसबीसी बैंक ने। और एचएसबीसी बैंक ने लगाया कब था? अगर ये पूछा जाए तो भारत में पहला एटीएम 1987 में लगा था। तो ये भारत के लिए आप याद कर सकते हो, बाकी दुनिया के लिए आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, वीडियो रुक रहा है, मेरे यहां पे नहीं रुक रहा है, सही चल रहा है, एक्सलेंट कनेक्शन। एक बार आप चेक कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आता है एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। पहला बता रहा है डब्ल्यू रॉन्टजन के द्वारा, बी बता रहा है मार्कोनी के द्वारा, सी कह रहा है हेनरी बैकरल के द्वारा, और डी ने बताया कि न्यूटन के द्वारा। वफर हो रहा है बीच बीच में, तो ये बीच बीच में हो रहा होगा तो कह नहीं सकता, लेकिन मेरे सामने जो, अब जब मेरी नज़र जाती है तो मेरे टाइम पे वो बिल्कुल सही होता है। अब बीच में जब मैं इस साइड होता हूँ तो शायद हो जाता हो, तो आइडिया नहीं है क्योंकि उसको मैं देख नहीं पा रहा। साक्षी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। अजीज, मोहम्मद अजीज का आंसर ए, एएसपी का आंसर ए। गुड इवनिंग भाई देवेश कुमार, बी आर अम्बेडकर। क्लास में सर काफ़ी दिन के बाद भाई, मैं रोजाना क्लास लेता हूँ। हाँ, दिवाली के बाद में, कल आपकी क्लास हुई थी, तो आज आपकी फिर से क्लास, यानी दूसरी क्लास है। इसके बाद में आपकी फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या पढ़ना है, बाकी बाद में वो जब क्लास एंड हो जाएगी तब बात करेंगे उस पर। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो डब्ल्यू रॉन्टजन यहाँ पे बिल्कुल सही है। डब्ल्यू सी रॉन्टजन के द्वारा एक्स रे का आविष्कार किया गया था, या एक्स रे की खोज की गई थी। और यहाँ पे कैथोड किरणों,
जो आपकी कैथोड किरणें होती हैं उनका प्रयोग करते हुए यहाँ पे एक्सरे की खोज की गई थी। कैथोड किरणों का यूज किया गया और कैथोड किरणों का प्रयोग करते हुए यहाँ पे जो खोज की गई, इसका नाम नहीं बता पाए, यहाँ पे कह सकते हैं कि एक विकिरण निकला था जिसे हम रेडिएशन कहते हैं, उस रेडिएशन का नाम जो रखा गया उस वो आपका एक्स रे रखा गया। तो एक्स रे क्या है, ये एक्स रे क्या है, एक्स मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यानी हम नाम नहीं रख पा रहे थे, तो उसके बाद में क्या हुआ, एक्स वाई जेड का जो होता है ना, एक्स वाई जेड, तो इस वजह से इस रे का नाम क्या रखा गया, एक्स रखा गया, तो एक्स रे हो गया। इसके बाद में यहाँ पर पहला भौतिकी का नोबेल, यहाँ पे कह सकते हैं डब्ल्यू और रॉन्जन को एक्सरे की खोज के कारण तो पहला भौतिकी का नोबेल मिला 1901 में। 1901 में पहला फिजिक्स का नोबेल यानी भौतिकी का नोबेल किसे मिला, वो रॉन्जन को मिला। ठीक है, तो यहां पे ये आंसर हो जाएगा 6 का ए, बिल्कुल ऋतु कुमारी का आंसर सही है। त्रिषा शर्मा गुड इवनिंग, डब्ल्यू रॉन्जन अम्बेडकर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और 7 ने आपसे पूछा है क्या, निम्नलिखित में से किसने टेलीविजन का आविष्कार किया था, किसने टेलीविजन का आविष्कार किया था, इसके बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन आपके सामने है क्या, जेएल वेयर्ड, बी बोल रहा है कि आपका फ्रेडरिक वेटिंग, सी ने बताया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी है माइकल फेराडे। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, अजीज का आंसर है यहां पे ए आंसर, और एएसपी ने बताया है ऑप्शन नंबर बी, और साक्षी ने बता दिया वेयर्ड, और अजीज का आंसर फिर से ए, सिप्रा का आंसर ए। तो जो लोग ए के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं कि टेलीविजन का जो आविष्कार किया गया था वो जे एल वेयर्ड के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल भाई एएसपी बी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर है आपका बेयर्ड। ठीक है, हाँ जी बी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसकी टेलीस्कोप को बनाने, यानी इन्होंने टेलीस्कोप की बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी, या फिर कह सकते हैं इसको सुधारने में मुख्य भूमिका निभाई थी। अब यहां पे आपके सामने ऑप्शन है 4। तो टेलीस्कोप की खोज करने वालों की बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एडिशन, न्यूटन, गैलीलियो और मार्कोनी। आंसर आ चुका है अजीज का सी आंसर, एएसपी बता रहे हैं सी, और ऋतु कुमारी ने बताया ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर मैं बता दूं कि जब टेलीस्कोप की बात आए तो टेलीस्कोप की पहली बात अगर मैं कहूं कि इसकी खोज किसने की थी, तो यहां पे एक आए थे जिनका नाम था हैंस लिपर्सी। ठीक है, खोज करने वाले कौन थे, हैंस लिपर्सी थे, इनके द्वारा टेलीस्कोप की खोज की गई थी। भाई सुन लेना कि टेलीस्कोप की जो खोज की गई थी हैंस लिपर्सी के द्वारा की गई थी, लेकिन इनके द्वारा जो खोज की गई थी वो कितना गुना देखता था, वो दूरबीन 3 गुना पास दिखाती थी, यानी चीजों को 3 गुना पास तक ही दिखा सकती थी। इसके बाद में कौन आते हैं, इसके बाद में आते हैं गैलीलियो। तो गैलीलियो क्या करते हैं, तो गैलीलियो यहां पे क्या बताते हैं कि इन्होंने अपने टेलीस्कोप की, जबकि इनकी खोज हो चुकी थी, उसके बाद इन्होंने सुधार किया। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुधार में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो सुधार में मुख्य भूमिका निभाई थी आपके गैलीलियो गैलीली ने। और इन्होंने जो टेलीस्कोप बनाया वो लगभग 20 से 30 गुना पास दिखाता है, यानी जो आपके ऊंचाई है उसके आधार पर या फिर दूरी के आधार पर 20 से 30 गुना पास चीजों को दिखाता था। यह बात किसने बताई, यह बात यहां पे पता चली किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा। इन्होंने बताया कि लिपर्सी का जो दूरबीन है, टेलीस्कोप है, वो केवल 3 गुना पास दिखा सकता है, लेकिन मेरा टेलीस्कोप जो है वो लगभग 30 गुना पास दिखा सकता है। तुक्का लगाया था वो भी गलत, तो तुक्का लगाना ही क्यों है। तो यहां पे अब चलो, ये तो बात होगी टेलीस्कोप की। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि स्पेस टेलीस्कोप की खोज किसने की, स्पेस टेलीस्कोप की खोज किसके द्वारा की गई, इसका आंसर क्या होगा। ये तो हो गए सर आप अपने स्टूडेंट को भूल गए हैं, मैं गीता सागर हूं सर, मैं किसी स्टूडेंट को भूलता नहीं हूं, बस ये है कि आप बार बार आईडी चेंज करते हो, दूसरे नाम से आते हो, तो मैं कैसे कह दूं कि वही है। अब यहाँ फेस थोड़ी दिखता है कि हाँ ये हैं वो हैं, समझ में आ जाए। अब वी आर अम्बेडकर लिखा है, इससे पहले आपका गीता सागर था, इससे पहले पता नहीं क्या और कोई नाम हो तो पता नहीं। टेलीस्कोप की, स्पेस टेलीस्कोप है जो हबल्स के द्वारा खोज की गई थी, किसके द्वारा,
हवल्स के द्वारा। हवल्स ही है जिनके नाम से एक टेलीस्कोप बनाया गया था। और जो यहाँ पे नासा का टेलीस्कोप था, नासा ने उस टेलीस्कोप का नाम क्या रखा था, हवल्स रखा। और वो हवल्स क्या करता था, वो दूर से यानी दूर जो आपकी चीजें हुआ करती थी, या फिर कह सकते हैं गैलेक्सी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपकी ग्रह होते थे यानी प्लेनेट जो होते थे, उनको दूर तक का यहाँ पे फोटो खींचकर ये भेजता था। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था? ऑप्शन आपके सामने है, रुडोल्फ डीजल, अल्फ्रेड नोबल, अलेजांड्रो वोल्टा और जॉन नेपियर। तो किन के द्वारा यहां पे बैटरी का आविष्कार किया गया? आंसर आ चुका है अजीज का, एएसपी का आंसर है सी। तो चलो देखते हैं क्या आंसर होगा। और आंसर बिल्कुल सही है, अलेजांड्रो वोल्टा। इनके, हाँ जी बिल्कुल सिप्रा, सी आंसर सही है। तो यहाँ पे बैटरी जो बनाई गई थी वो अलेजांड्रा वोल्टा के द्वारा बनाई गई थी। और याद रखना कि इनकी जो बैटरी है वो यहाँ पे जस्ता और चांदी की परत से बनाई गई थी। और यह भी याद रखना है कि जो आज के टाइम की बैटरी हैं वो आपकी बैटरी कैसी हैं, वो आपको मतलब उनको रिप्लेस किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि वो कई टाइम तक चलती थी, लेकिन या फिर उनको रिपेयर कराया जा सकता है। लेकिन इनके द्वारा जो यूज की गई जो बैटरी बनाई गई वो वन टाइम यूज वाली बैटरी बनाई गई, यानी कह सकते हैं यूज एंड थ्रो वाली बैटरी बनाई गई। तो पहली बार जो बैटरी बनी थी वो केवल वन टाइम यूज के लिए बनाई गई थी और अलेजेंड्रा वोल्टा के द्वारा यहां पे बनाई गई थी। बाकी आपके सामने ऑप्शन है, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल के द्वारा, जो और अल्फ्रेड नोबल की बात करें तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी। और डायनामाइट की खोज करने के बाद में इनके नाम से, यानी इन्होंने बोला कि मेरे नाम से दुनिया में शांति रहे, तो शांति का नोबल पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तो वो इनके नाम से दिया जाता है। लेकिन खुद ने खोज किसकी की थी? बॉम्ब की। और बॉम्ब कौन सा? डायनामाइट। हाँ जी बिल्कुल, सी आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि निम्न में से किसने इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया? और एक है ऑप्शन है आपके, यूक्लिड, सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, माइकल फेराडे और जॉन डॉल्टन। सर एएसपी ने मेरी आईडी ब्लॉक कर दी है, इसलिए मैंने आईडी नई बनाई है। भाई एएसपी ने कर दी, ये तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन हमारे द्वारा तो नहीं की गई, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी ठीक है, एएसपी भाई सी आंसर 9 का। भाई 10 चल रहा है, कहाँ पीछे से घूम रहे हो? मोहम्मद अजीज ने आंसर दिया है सी, सिप्रा का आंसर सी, और एएसपी का आंसर अब आ चुका है सी, और साक्षी ने आंसर दिया है फेराडे। तो जो लोग यहाँ पे फेराडे के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि किसने इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया था? वो थे आपके माइकल फेराडे। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर कहा जाता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अलावा इन्होंने क्या दिया था, तो इनके द्वारा लॉ ऑफ इंडक्शन दिया गया था। कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ इंडक्शन दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने जनरेटर, यानी दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने वाले कौन थे? तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कार करने वाले भी कौन थे? वो भी यही थे। ठीक है, तो यहाँ पे माइकल फेराडे के नियम हैं यहाँ पे कई सारे, तो आप फेराडे के नियम भी पढ़ते होगे। तो सारी चीजें जो आती हैं वो माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिक से यानी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड दी हैं। अब फन लवर जय हिंद, बहुत लेट, हाँ जी बिल्कुल लेट हो चुके हो। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आ चुका है, यानी आधी क्लास हो चुकी है। बिल्कुल, लॉ ऑफ इंडक्शन, BR अम्बेडकर, माइकल फेराडे, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से किसने माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगों की खोज की थी? तो माइक्रोवेव्स की खोज करने वाले कौन थे यहां पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने, बैकुरल, स्पेंसर, मेंडलीफ और ग्रेटवेल। तो इनमें से किसके द्वारा माइक्रोवेव्स की खोज की गई थी? तो क्या आंसर होगा? तो मैं बता दूं, जो आपका विद्युत माइक्रोवेव्स होती कैसी हैं, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। वेव वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो वेव वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे ये कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर खोज किनके द्वारा की जाती है, और सिप्रा का आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी। तो बी आंसर यहां पे बिल्कुल सही है कि पर्सी स्पेंसर के द्वारा यहां पे माइक्रोवेव्स की खोज
की जाती है, यानी इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में माइक्रोवेव्स की खोज की जाती है। ESP 11 का डी तुक्का गलत हो गया, ग्रेट बैच नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नाम देगा कुछ अलग सा तो नाम भाई उसको तक्का लगा दिया, बिल्कुल अफन लवर बी आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है एफएम रेडियो। एफएम रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सामने आपके पास चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल पर्सी स्पेंसर आंसर है, बी आर अम्बेडकर बिल्कुल सही है, साक्षी अग्निहोत्री। पर्सी स्पेंसर जिनके द्वारा माइक्रोवेव्स की खोज की जाती है, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। सिप्रा ने आंसर दे दिया 12 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो एफएम रेडियो का आविष्कार करने वाले कौन थे? वो थे आपके आर्म स्ट्रॉन्ग। तो जिनका नाम है AH आर्म स्ट्रॉन्ग, इनके द्वारा एफएम रेडियो का आविष्कार किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल AH आर्मस्ट्रॉन्ग, साक्षी अग्निहोत्री ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर मैं यहां पे पूछूं कि यहां पे बोला गया एफएम रेडियो की बात, रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एफएम रेडियो तो इनके द्वारा किया गया, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, लेकिन रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अफन लवर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पे अब बताना है कि रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, और अजीज ने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही आंसर है। रेडियो का आविष्कार किया गया था मार्कोनी के द्वारा। ठीक है, तो मार्कोनी के द्वारा यहां पे रेडियो का आविष्कार किया गया था। अगर यहां पे मैं बात करूं कि चलो ठीक है, मार्कोनी ने यहां पे रेडियो की बात करी, एफएम रेडियो की बात आ गई, लेकिन रेडियो जो चल रहा है वो रेडियो वेव से चल रहा है, तो रेडियो वेव्स की खोज किसके द्वारा की गई? यहां पे रेडियो जो चल रहा है वो रेडियो वेव्स के माध्यम से चलता है, तो रेडियो वेव्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रेडियो की खोज मार्कोनी के द्वारा, एफएम रेडियो की खोज आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, और रेडियो वेव्स की खोज करने वाले कौन हैं? बिल्कुल मार्कोनी है। ठीक है, सिप्रा बिल्कुल सही है, एएसपी बिल्कुल। तो यहां पे बात आ रही है रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स की खोज करने वाले कौन हैं? तो वो हैं आपके हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज के द्वारा, बिल्कुल हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा यहां पे रेडियो वेव्स की खोज की जाती है। रेडियो को कोनी से मार ट्रिक, हाँ कह सकते हो, मार्कोनी। चलो आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आए। हाँ जी, रेडियो की बिल्कुल मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा एफएम रेडियो की खोज की गई थी, हर्ट्ज के द्वारा यहाँ पे रेडियो वेव्स की खोज की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे कहता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सामने ऑप्शन है टॉरिस ली, वॉल्टर रीड, विलियम हर्शल, विलियम स्टैनली। तो इनमें से किसके द्वारा यहाँ पे बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था? मैक्सवेल नहीं है साक्षी, हर्ट्ज के द्वारा यहां पे रेडियो वेव्स की खोज की गई थी। अजीज का आंसर है ऑप्शन नंबर ए कहता है टॉरिसली। तो बिल्कुल बैरोमीटर जो है वो वायु दाब को मापता है, यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको मीजर करता है। तो वायु दाब को मीजर करने वाला कौन है? वो है आपका बैरोमीटर, और यहाँ पे उसकी खोज करने वाले कौन थे? ई टॉरिसली थे। तो यहाँ पे प्रिंस मीना का आंसर ए सही है, सिप्रा का आंसर, एएसपी का आंसर, सभी का आंसर सही है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा बैरोमीटर अचानक, बैरोमीटर जो होता है ना उसकी रीडिंग अचानक गिर जाए तो क्या होता है? तो हम कहते हैं कि यहाँ पे, या फिर कहते हैं मौसम की जो भविष्यवाणी होती है वो बैरोमीटर के द्वारा होती है। तो अगर यहाँ पे बैरोमीटर अचानक रीडिंग उसकी गिर जाए तो कहते हैं कि तू वहां पे आंधी या फिर बारिश आने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर बैरोमीटर धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि आपका मौसम साफ रहेगा। तो ये बात आती है किसके लिए? बैरोमीटर के लिए, जो कि वायुदाब को मीजर करता है और मौसम के बारे में बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और 14 कहता है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी इसका मतलब है कि हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसमें से 4 में से 3 तो सही दिए गए हैं, एक गलत दिया गया है। तो कौन सा आंसर इसमें गलत दिया गया है? बताइए क्या आंसर होगा? साक्षी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, अजीज का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। बाकी और लोगों का आंसर क्या आएगा यहाँ पे आप बताइए, तब तक मैं कहता हूं कि
जो टॉरिसली है, ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि टॉरिसली है, टॉरिसली के द्वारा या फिर कह सकते हैं इस टॉरिसली के द्वारा बैरोमीटर की खोज की गई थी, बिल्कुल सही है। और न्यूट्रन की खोज करने वाले वो कौन थे, वो थे आपके जेम्स चैडविक, ये भी बात सही है, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की थी। और यहाँ पे आपका रिवॉल्वर की खोज करने वाले याद रख लेना कि जो रिवॉल्वर होती है उसकी खोज करने वाले सैमुअल कोल्ट हैं, और लेकिन पेनिसिलिन की खोज करने वाले एफ वेटिंग नहीं है। और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक की खोज करने वाले कौन हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनका नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहां से आपसे पूछा जाए पेनिसिलिन की खोज करने वाले कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एफ बेटिंग यहां पे गलत आंसर है, तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन इस क्वेश्चन का गलत आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी बिल्कुल, पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग के द्वारा, अजीज बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अफन लवर ने भी बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 15 की, और क्या कहता है 15 की, जो छत पर पंखा लगा होता है ना, उस छत पर पंखे की जो हम हवा ले रहे हैं इस टाइम पे, उसकी खोज करने वाले कौन थे। तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन है कि छत पर जो पंखा लगा होता है, फैन होता है, उसकी खोज करने वाले कौन थे, लॉयड ग्रॉफ कॉपमैन के द्वारा, या फिर वॉल्टलोमियो क्रिस्टोफरी के द्वारा, सी कहता है यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची और फिलिप डी हेल के द्वारा यहाँ पे खोज की गई थी। और आंसर आया है शिप्रा का, अजीज का, साक्षी का डी आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल आंसर सही है आपका, फिलिप डी हेल। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिलिप डी हेल। इन्होंने क्या किया था कि एक छोटी सी मोटर ली थी, उस मोटर में बस थोड़ी सी कहते ना पंखुड़ी लगाई थी, तो पंखुड़ी लगाने के बाद में उस मोटर को से घुमाया था, तो इन्होंने बताया कि एक आविष्कार हुआ है, लेकिन उसने हवा नहीं दी थी। उसके बाद में क्या किया गया, तो जो पंखुड़ी इन्होंने यूज की थी, उन पंखुड़ी को थोड़ा सा टेढ़ा किया गया, तो टेढ़ा करने के बाद में उसने हवा देना स्टार्ट किया, जिसके बाद में कहते हैं कि इन्होंने फिर पेटेंट लिया, और पेटेंट लेने के बाद में बताया कि मैंने एक ऐसे यंत्र की खोज की है जो यहाँ पे पंखा या फिर कह सकते हैं जो हवा देता है, जो यहाँ पे किसी को बैठ यानी ऊपर लगा देंगे तो वो यहाँ पर नीचे अगर बैठा होगा तो उसे भी वहां पर हवा लगेगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि पंखुड़ियों को टेढ़ा कर दिया था। जब तक पंखुड़ियों को टेढ़ा नहीं किया था तब तक उसने हवा भी नहीं दी थी। इस टाइम हम पंखा नहीं चलाते हैं, हाँ इस टाइम अब क्या सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो अब पंखा चलाने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा मौसम ये ऐसा है, कहते ना एक मीम्स ऐसे आते हैं कि ऐसा मौसम चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे पंखा चला लूँ तो मुझे ठंड लगेगी, पंखा बंद कर दूं तो मच्छर काटेंगे, इस तरीके का मौसम चल रहा है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे आता है एलईडी। एलईडी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे हम लोग एलईडी का यूज करते हैं, या फिर जो भी आपके जो हम टीवी का यूज कर रहे थे, वो टीवी का यूज करने की जगह पे आज हम एलईडी का यूज करते हैं, या फिर कह सकते हैं जो बल्ब का भी यूज करते हैं ना, उसमें भी हम एलईडी बल्ब का यूज करते हैं। तो उस लाइट एमिटिंग, या आपका एलईडी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है। इस लाइट एमिटिंग डायोड की खोज करने वाले कौन थे, जिसे हम आज टीवी में, इसके अलावा हम लाइट में, इसके अलावा हम फोन में यूज करने लगे हैं। और बाकी आप लाइट जो आप देखते हैं तो कहीं कहीं पर लाइट भी आपके एलईडी की आती हैं। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए है निक होलोनियक, एलियास होबे, चखल और क्रिस्टियन हुइजेंस। तो इसमें लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी की जो खोज की थी वो एच जे राउंड के द्वारा की गई थी। यहां पे तो एच जे राउंड है ही नहीं, तो मैं बता दूं कि एलईडी का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था एच जे राउंड के द्वारा। किसके द्वारा, एच जे राउंड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और आविष्कार जो हुआ था लगभग आपका 1907 के आसपास हुआ था, लेकिन इसमें कुछ कमियां पाई गई, और उन कमियों को पूरा करने के लिए, या फिर कह सकते हैं उन कमियों को सुधार करने के लिए डेवलप किसने किया, तो इनमें से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो निक होलोनियक के द्वारा एलईडी को डेवलप किया गया। लेकिन यहां पे आंसर, हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूं, लेकिन मैंने यहां पे बताया कि सबसे पहले एच जे राउंड के द्वारा लाइट एमिटिंग डायोड की खोज की गई, लेकिन इन्होंने इसमें अच्छे कह सकते हैं ना सुधार नहीं किए थे। लेकिन इसके बाद में डेवलप किया किसने, तो डेवलप किया निक होलोनियक के द्वारा। तो निक होलोनियक के द्वारा 1962 में इसको डेवलप किया गया। इसके बाद में कहते हैं कि हम एलईडी का आविष्कारक जो है वो निक होलोनियक है। लॉरेंस बिश्नोई आ चुके हैं, राम जाने, शुभ संध्या भाई।
बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई, चलिए पढ़े, जेल से आ चुके हैं। इसके बाद में चलिए, ये तो होगी एलईडी की बात। एक इससे पहले आया था जिसे हम कहते थे एलसीडी। एलईडी की बात आ गई, इससे पहले हम यूज करते थे एलसीडी का यूज करते थे, जिसे एक फुल फॉर्म की बात की जाए तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहलाती है। एलसीडी क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहलाती है। और इसके आविष्कारक कौन हैं बताइए। यहां पे बात आ गई एलईडी की, तो एलईडी की निक होलोनियाक है, लेकिन एलईडी से पहले हम एलसीडी का यूज करते थे। तो इस एलसीडी के आविष्कारक कौन हैं? किसी का आंसर नहीं आया है, कोई बात नहीं है, मुझे ही बताना पड़ेगा, तो मैं ही बता देता हूं कि एलसीडी के जो आविष्कार हैं वो हैं आपके जॉर्ज एच हीलमियर। ठीक है, जॉर्ज एच हिलमियर के द्वारा यहां पे क्या किया गया था? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को आविष्कार किया गया था। ठीक है, जैमर बंद करवाया, अभी तब आप आए हो। बिल्कुल हाँ, तुमने जैमर बंद करा दिया होगा जेल से, अब आप क्लास लेने आए हो। जैसे ही आपकी 1 घंटा हो जाएगा जैमर बंद करा दिया जाएगा, फिर जैमर मतलब बंद नहीं, जैमर चालू करा दिया जाएगा, उसके बाद में आप क्लास बंद कर दोगे। हाँ जी बिल्कुल सिप्रा, बिल्कुल सही आंसर है। रोल, हेलो रूबी, अच्छा रूबी से बात कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। सर आज मन नहीं लग रहा पढ़ने में क्योंकि बहुत एक्साइटेड हूँ। तो एक्साइटेड किस वजह से हो ये तो हमें पता ही नहीं है ना। मन क्यों नहीं लग रहा है, क्या बात है ऐसा? और एक्साइटेड किस वजह से? भाई बर्थडे बर्थडे हो तो ठीक है, तो भाई पार्टी वार्टी दे दो। बताने तो आप पहले ही बता देते हो, 1 मिनट तो दो टाइप के लिए। हाँ 1 मिनट ले लो, 1 मिनट में यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और हो जाएंगे। मैं वैसे ही आपको यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें बोलता बोलता चला जाता हूँ, तो आप तुरंत आंसर तो नहीं देते होगे। मैं यहाँ पे तब तक बोल रहा हूँ, आप तब तक टाइप कर लो। रूबी क्यों नहीं लग रहा मन? भाई रूबी तुम ही बता सकती है, हमें ना बता रहे। चलो इस पे आ जाओ। रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? रॉकेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हाँ ठीक है, 30 सेकंड सबको दिया जाएगा, इसका आंसर दो 30 सेकंड में। ए कहता है रिच के गोयल के द्वारा, बी ने बताया ई एम फॉस्टर के द्वारा, सी कह रहा है रॉबर्ट गोडार्ड के द्वारा, और डी कह रहा है यहाँ पे जेम्स एंडरसन के द्वारा। तो यहाँ पे रॉकेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपने यहाँ पे आंसर आ चुका है गोडार्ड। बाकी चलिए 30 सेकंड सबके पास है, आंसर दो। मैं बता दूं कि अगर जो आप रॉकेट की बात करते हैं, तो रॉकेट जो पहले उड़ाए जाते थे, तो आज के टाइम पे तो हम कहीं से भी उड़ा देते हैं, लेकिन अगर आपको फिजिक्स की बात करना हो तो यहाँ पे मान लो ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर आपके जो इस पृथ्वी पर ये आपका जो बीच वाला पार्ट जिसे हम क्या कहते थे? इक्वेटर कहते हैं। तो रॉकेट मोस्टली कहां से उड़ाए जाते थे पहले? वो आपके इक्वेटर से उड़ाए जाते थे। क्यों उड़ाए जाते थे इक्वेटर से? क्योंकि यहां पे आपको फॉर्मूला पता है क्या, कि F बराबर होता है G m1m2/r², और ये होता आपका गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, जो कि यहां पे F होता था यहाँ पे कम, यानी यहाँ पे लगता था फोर्स कम। फोर्स कम क्यों लगता था? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेडियस ज्यादा है, या फिर कहेंगे दूरी ज्यादा है। तो अगर दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स यहाँ पे कम लगेगा, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कहेंगे ग्रेविटी जो है वो अपोजिट में काम करती है। रॉकेट कहाँ जाता है? रॉकेट ऊपर जाता है, और अपोजिट में काम करने वाला आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पे जहां पे कम लगेगा वहां से आपका उड़ान सही जाएगी, इसलिए हम इक्वेटर से उड़ान भरते थे। लेकिन आज के टाइम पे हमारे जो रॉकेट हैं वो अच्छे, कह सकते हैं कि अच्छे पावर के आ चुके हैं, जिसके बाद में हम कहीं से भी उड़ान भर देते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब तो बहुत सारी सेकंड मिल गई होंगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे कई सारी चीजें बताई जिसमें मैंने आपको टाइम दे दिया, और आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट गोडार्ड। अपने बचपन के दोस्त से मिलने वाली हूँ 2008 के बाद 2024 में। बहुत ही अच्छा है, फिर तो 2008 के बाद 2024 में मिल रहे, तो एक्साइटेड तो होना बनता है। अब ये ठीक है, अब इस पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट गोडार्ड की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब मैंने यहाँ पे बताया, हाँ सबसे पहले बता दिया था। यहां पे बात आती है कि रॉकेट हमने उड़ाया, तो आपको पता है कि रॉकेट जब उड़ता था तो आगे वाला पार्ट जो होता है उसमें पेलोड भरते हैं। पेलोड भरने के बाद में क्या होता है, यानी जिसको वहां पे पहुंचाना होता है वो ऊपर, तो रॉकेट ऊपर जाता था, पेलोड को छोड़ता था, और रॉकेट वहीं जल जाता था। ये होता था आपका रॉकेट का आपका कॉन्सेप्ट। लेकिन आज के टाइम पे कौन आते हैं?
एलन मस्क आते हैं। और एलन मस्क करते क्या हैं, अपनी एक कंपनी यानी जिसका नाम है स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स का एक रॉकेट जिसका नाम क्या है, फाल्कन 9। इस फाल्कन 9 से बताते हैं कि ये रॉकेट जो है, हम इन रॉकेट का ज्यादा यूज कर सकते हैं, यानी हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो आज के टाइम का जो रॉकेट है फाल्कन 9 यानी एलन मस्क का रॉकेट, तो वो क्या करता है, वो ऊपर जाता है, पेलोड को छोड़ता है और वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो यहां पे याद रखना कि हम जो रॉकेट यूज करते थे, तो वो रॉकेट जो यूज कर रहे थे, तो रॉकेट क्या थे पहले कि आपके ऊपर जाते थे और यहां पे पेलोड को छोड़ते थे, यानी सैटेलाइट को छोड़ते थे और वहीं पर आते आते जल जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट को बनाया गया, और इस रॉकेट में क्या बताया है, ये रॉकेट जो जाता है वो ऊपर तो जाता है और पेलोड को छोड़ता भी है, और छोड़ने के बाद में वापस धरती पर लौट आता है। ठीक है भाई। टेस्ला कंपनी, हाँ जी, टेस्ला कंपनी के भी मालिक हैं। टेस्ला यहाँ पे एक कार कंपनी कार बनाती है, और स्पेस एक्स जो कंपनी है ये क्या करती है, ये आपका रॉकेट बनाती है। मेरा मन ना लग रहा, मैं चली सोने। हाँ ठीक है, हाँ जी। लेकिन एक और बात बता दूं, एलन मस्क के द्वारा एक रॉकेट अभी हाल ही में बनाया गया, 13 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया, और उस रॉकेट का नाम क्या था, स्टारशिप रॉकेट। क्या नाम है इसका, स्टारशिप रॉकेट। और ये स्टारशिप रॉकेट जो है ये हाल ही में लॉन्च किया गया था, और लॉन्च के बाद में जो आपका फाल्कन 9 लौट के तो आता था, लेकिन लॉन्च के बाद में अपने लॉन्च पैड पर लौट आने वाला रॉकेट कौन बना, स्टारशिप रॉकेट बना। ये देखो त्रिशा का भी, हाँ ओनली फैक्ट्स, हाँ अपन लवर, बिल्कुल स्टारशिप रॉकेट है जो लॉन्च के बाद अपने लॉन्च पैड पर वापस आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किया गया, और किसने किया ये बताना है। तो तड़ित चालक क्या होता है इसके बारे में बात करूं, तो तड़ित चालक जो होता है ना, ये क्या है, जो आपकी जो आकाश की बिजली होती है उस आकाशीय बिजली से सुरक्षा करता है। तो आकाशीय बिजली कह सकते हो कि जैसे मान लो ये आपकी कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे ऊपर की ओर में क्या लगाया जाता है, एक चालक लगाया जाता है कि अगर यहाँ पे बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कने के बाद में जब बिजली गिरती है तो बिजली इस पे गिरेगी, और गिरने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, ये उस बिजली को अपने अंदर लेगा, और फिर उसके बाद में इस बिजली को क्या कर देगा, ये बिल्कुल नीचे की ओर या फिर अर्थ में ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे किसके द्वारा लाया गया ये तड़ित चालक, ये लाया गया आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बारकोड स्कैनर की बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, साक्षी ने आंसर दिया, एसपी का आंसर सही है, बी आर अम्बेडकर। सर क्या आपको पता, हाँ बिल्कुल पता है, अफन लवर रूबी गौतम है, मुझे पता है, और लॉरेंस बिश्नोई आदित्य हैं, ये भी मुझे पता है। आज कोई नया स्टूडेंट आया है क्लास में, लॉरेंस बिश्नोई को बता दो भाई, क्या करोगे, गोली मारोगे का। बारकोड, हाँ जो सलमान का फैन ना होना है। बारकोड स्कैनर का आविष्कार किस सन में हुआ था, तो यहाँ पे बारकोड स्कैनर की बात करते हैं। तो बारकोड स्कैनर यूज किया गया था, यानी किसके द्वारा, वुडलैंड के द्वारा। यहाँ पे क्या किया गया, वुडलैंड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। इन्होंने 1952 में इसका पेटेंट लिया, यानी आविष्कार जो किया 1951-52 में किया, लेकिन 1974 की बात करते हैं कि 1974 में इसे व्यावसायिक रूप से, यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका व्यवसाय होते हैं उन व्यावसायिक रूप से इसको अपनाया गया। तो व्यावसायिक रूप से अपनाने का जो ईयर है वो कौन सा है, 1974 है। लेकिन आविष्कार की बात करेंगे तो आविष्कार जो हुआ था वो 1952 के आसपास हुआ था। यहां पे ऑप्शन जो आए थे उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1974 इसलिए सही है कि बारकोड स्कैनर जो है व्यावसायिक रूप से जो आविष्कार किया गया वो 1974 में हुआ था। सिप्रा, हाँ 1940 से 1952 तक का जो है, 1952 में इन्होंने पेटेंट लिया, 1940 से आविष्कार करना स्टार्ट किया। और बाकी का जो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो 1974 है, ये 1974 में इसको व्यावसायिक रूप से, यानी जो आप व्यवसाय के रूप में देखते हैं ना कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट के नीचे बारकोड होता है, उस बारकोड को स्कैन करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, उस बारकोड को स्कैन करने के लिए बारकोड स्कैनर का यूज किया जाता है। उसको व्यवसाय में लाने का श्रेय तो भले ही वुडलैंड को है, लेकिन आया कब था, 1974 में आया था।
हाँ, क्वेश्चन गलत है, ये बात मैं मान सकता हूं कि यहाँ पे बारकोड स्कैनर का आविष्कार नहीं होगा। बारकोड स्कैनर को व्यावसायिक रूप से अपनाने का ईयर कौन सा है, वो आपका 1974 है। सर जिगा न चलेगी अगर सलमान का फैन या सपोर्टर हुआ तो। चलो उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। अब आता है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ क्या करता है, बैरोग्राफ किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। लूसिया बीडी, जॉन बेन, थियोफिलस वॉन कैनल और लुइस उरी। नाम ही ऐसे हैं, याद ही नहीं होते, लेकिन करने पड़ते हैं। बैरोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मैं बता दूं, बैरोग्राफ 1844 में आया था। ये भी वायु दाब को मीजर करता है। और किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था? मैं हूं फैन सलमान खान की, बताओ क्या करोगे? साक्षी ने आंसर दिया, पिछले का आंसर है 1974। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूसिया बीडी। क्या आंसर होगा? लूसिया बीडी, इनके द्वारा 1844 में बैरोग्राफ का आविष्कार किया गया था। अगले में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आइजैक न्यूटन। न्यूटन क्या करते हैं? नहीं, मैं तो अफन की हूं। अफन कौन है ये? मैं तो जानू भी ना अफन को। क्वेश्चन नंबर 21, आइजैक न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन है ए थर्मामीटर, बी है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, सी है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर और डी है यहां पे ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहां पे पूछा रहा है न्यूटन के। न्यूटन के बारे में आप सभी जानते हैं, यही हैं जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया, यानी गति के समीकरण के बारे में बताया, गति के नियमों के बारे में बताया। और इन लॉ ऑफ मोशन से इन्होंने किसके बारे में बताया? इन्होंने फोर्स के बारे में बताया था। पहला नियम जो है मोशन का, गति का पहला नियम फोर्स की परिभाषा देता है। गति का दूसरा नियम फोर्स की जो वैल्यू है, या फिर कह सकते हैं फोर्स की वैल्यू को बताता है। तीसरा नियम जो है फोर्स को का अनुप्रयोग बताता है। तो यहाँ पे तीनों चीजें यहाँ पे इन्होंने बताई, लॉ ऑफ मोशन के माध्यम से फोर्स के बारे में बताया। और अलग से क्या बताया? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताने वाले कौन थे? वो भी आपके कौन थे? वो भी आपके न्यूटन थे। इसके अलावा और क्या इन्होंने बताया? इसके अलावा इन्होंने यहां पे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताने वाले कौन थे? आइजैक न्यूटन थे। लेकिन टेलीस्कोप के बारे में बताने वाले कौन थे? गैलीलियो थे। प्रवीण मिश्रा जी, आपके आशीर्वाद से हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, पास होकर आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल प्रवीण मिश्रा, अगर अच्छा हुआ है तो वही इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके अलावा पास आ सकते हो जब भी आपको आना हो। मैं यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, कभी भी आने का अगर बनता है तो आपको इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद में जहाँ से अगर आ जाते हो यहाँ पे, तो हम खुद लेके आएंगे और फिर उसके बाद में पार्टी स्टार्ट होगी। बाकी लोगों भाई, पार्टी के लोग जल्दी आ जाओ पास करके एग्जाम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कहता है यहाँ पे कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आकाश का नीलापन और समुद्र का नीलापन, जो हम देखते हैं ना, समुद्र हमें नीला दिखाई देता है, आकाश हमें नीला दिखाई देता है, तो उसका जो नीलापन है यानी ब्लूनेस है, उसको मीजर करने के लिए किस यंत्र को, किस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है? ए है आपका बैरोमीटर, बी है सेरोनोग्राफ, सी यहां पे साइनोमीटर और डी है बैरोमीटर। तो इन चारों में से किसका यूज किया जाता है? आंसर आ चुका है सिप्रा का, सी आंसर। तो यहां पे आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी आंसर होगा, साइनोमीटर। तो साइनोमीटर के द्वारा यहां पे क्या बताया जाता है? साइनोमीटर के द्वारा जो समुद्र और आकाश जो होते हैं, इनका जो ब्लूनेस है, ये कितना नीला है, ये कितना नीला हो सकता है, तो उसके बारे में बताने वाला कौन है? वो साइनोमीटर है। तो अब मैं अगर ये पूछूं कि समुद्र का नीलापन और आकाश का नीलापन किसकी वजह से दिखता है, तो आपको पता है कि ये प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। और स्कैटरिंग के बारे में बताने वाले कौन थे? वो थे आपके सीवी रमन। और सीवी रमन ने कब बताया था इसको? 1928 में बताया था। और इसके लिए 1930 में 1930 में इन्हें क्या मिला था? 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन ये बात आती है स्कैटरिंग के लिए, जो आपका क्या बताती है कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है। लेकिन ब्लूनेस जो हमें दिख रही है, कितना ब्लू होगा, वो किसके द्वारा? साइनोमीटर के द्वारा बताते हैं। और इसकी खोज करने वाले कौन थे? वो थे आपके अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर के आगे क्या है? वो है आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, अपन लवर 1928 में सी है। हमको मत सिखाओ क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पारा थर्मामीटर। पारा थर्मामीटर जिसे हम लिक्विड थर्मामीटर के नाम से जानते हैं, तो पारा थर्मामीटर की खोज करने वाले इनमें से कौन थे? गैलीलियो, माइकल फेराडे, जे थॉमसन, फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो मैं बता दूं, जैसे अगर यहाँ पे पारे की बात आ रही है तो भले ही आपको आंसर देना है, 30 सेकंड है आपके पास में, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि जो पारा होता है, हम पारे का यूज क्यों करते हैं? यहाँ पे पारे का यूज क्यों किया जाता है? जय हिंद भाई अरमान राजा। मोहम्मद अजीज ने आंसर दिया है डी आंसर, जो है आपका फ़ारेनहाइट। और सिप्रा का भी आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, फ़ारेनहाइट। तो जो लोग डी के साथ में वो बिल्कुल सही हैं, फ़ारेनहाइट इसका आंसर सही होगा। लेकिन मैंने पूछा कि हम पारे का यूज करते क्यों हैं? पारा जो यूज हो रहा है इसमें थर्मामीटर में, तो उस पारे का यूज क्यों किया गया? बिल्कुल अपन लवर डी आंसर है। तो पारे का जो यूज किया जाता है उसका रीजन क्या है? क्योंकि इस पारे का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, पारे का फ्रीजिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग, यानी किसी भी चीज का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, यानी कब ये जमेगा, तो वो कब जमता है? अगर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, कहाँ? माइनस में, यानी 38 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाए, माइनस में कर दिया जाए, तब ये जाकर जमना स्टार्ट करता है। और बॉइलिंग की बात करें, यानी उबलना कब स्टार्ट करेगा, तो ये 357 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो ये उबलना स्टार्ट कर देगा। इसी वजह से पारा थर्मामीटर जो होता है या लिक्विड थर्मामीटर जो होता है, माइनस के 30 डिग्री सेल्सियस से प्लस का 350 डिग्री सेल्सियस तक को मीजर करता है। इसी वजह से, क्योंकि 30 से ऊपर क्या होगा, -30 से मैं नीचे कर दूंगा तो क्या होगा, ये जमना स्टार्ट कर देगा। और 350 से ऊपर लेके जाऊंगा तो ये उबलना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए पारे का यूज किया जाता है। हाँ, हीट करेगा तो एक्सपेंड तो होगा ही, हीट करने पे एक्सपेंड होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, ये आपने देखा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हवाई जहाज, रॉकेट का हो गया, अब आते हैं हवाई जहाज का आविष्कार। तो हवाई जहाज का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है अगस्ते और लुई लुमीरे, बी है आपका ऑरविल और बिल्वर राइट, सी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और डी यहाँ पे क्या है, लुई पास्चर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आंसर क्या होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए 1903 में एक भाई आते हैं, दो भाई आते हैं 1903 में, और 1903 में भाई दोनों क्या करते हैं, एक हवाई जहाज को उड़ा के दिखा देते हैं कुछ दूरी तक। तो उनके वो कौन से थे? उन भाइयों को क्या बोला जाता है? उन भाइयों को राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इन क्या बोला जाता है? राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। अब ये राइट कौन सा राइट है ये आप देख लेना। तो राइट या तो राइट वाला सही वाला होगा, या फिर लिखने वाला होगा, या फिर और कोई सा होगा। लेकिन यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जो आपके ऑरविल राइट और बिल्बर राइट, ये दो भाई थे जिन्होंने हवाई जहाज की खोज की थी। और हवाई जहाज की खोज करने के बाद हवाई जहाज में उड़ान भरी थी, और किस ईयर में भरी थी? तो 1903 में भरी थी। ठीक है, बी राइट है, हाँ बिल्कुल बी राइट है, बिल्कुल सही है अपन लवर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब बात आती है एयरबैग। एयरबैग का भी जो आविष्कार किया गया था, इनमें से किसके द्वारा किया गया था? राइट बंधु, तो वो अभी देख चुके, हवाई जहाज का आविष्कार हो चुका है। बी है आपके जॉनसन, सी है आपके एसन जॉर्डनॉफ, और डी है आपके केन कोटार्गी। तो इनमें से किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो एयरबैग का आविष्कार किया गया था जॉर्डनॉफ के द्वारा। तो जॉर्डनॉफ जो है, इन्होंने बताया था कि जो एयरबैग होते हैं ये क्या करते हैं, फोर्स को कम कर देते हैं। फोर्स को कम कैसे कर देते हैं? क्योंकि ये निकल के जब बाहर आते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ पे लगने वाले फोर्स की टाइमिंग को बढ़ा देते हैं। यानी हमने क्या किया, टाइम बढ़ा दिया, और टाइम बढ़ने के साथ में क्या हो जाता है, फोर्स यहाँ पे कम लगता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने देखा होगा न्यूटन का दूसरा नियम। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या करता है? हाँ जी भाई, आज आविष्कार ही पढ़ा रहे हैं। मैंने चैप्टर वाइज की बात करी थी, तो एक चैप्टर आविष्कार भी है, तो आविष्कार की बात करेंगे ना। तो मैंने बताया था न्यूटन का जो दूसरा नियम है, इसमें क्या होता है कि जब आप किसी पक्के फर्श पर गिरते हो तो चोट ज्यादा लगती है, और अगर आप मिट्टी पर गिरते हो तो चोट कम लगती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब यहाँ पे मैं गिरता हूं, अगर मैं पक्के फर्श पे गिरूंगा तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फोर्स जो लगेगा वो बिल्कुल डायरेक्ट उसी पॉइंट पर लगेगा जिस जगह चोट लगी है। लेकिन अगर मैं मिट्टी पे गिरता हूं तो मिट्टी में क्या होता है, तो मिट्टी में आप अगर मिट्टी ऐसे थी, ऊपर से आप गिरे, तो गिरने पर क्या हुआ,
ये थोड़ा सा क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाती है, या जिस जगह पर आप गिरे तो थोड़ा सा ये नीचे की तरफ हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, इसके टाइमिंग बढ़ जाती है, यानी टाइम बढ़ जाता है। और टाइम बढ़ना आएगा तो क्या हो जाता है, तो टाइम बढ़ने के बाद में क्या होगा, टाइम बढ़ने के बाद में वहां पे फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे हमें चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। वही एयरबैग काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है प्रकाश के 7 घटक हैं, 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कह सकते हो कि खाली होनी चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाती है, क्लास खत्म होने के 10 मिनट के बाद में मेरी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। तो वो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, मतलब जैसी क्लास खत्म होती है उसके बाद, ठीक है, इतना तो टाइम ले सकते हैं ना। आंसर है न्यूटन न्यूटन न्यूटन। तो यहाँ पे बात आ रही है प्रकाश के 7 घटक रंगों में, कि ये कल परसों में ही मैंने पढ़ाया था, किसके द्वारा की गई थी, यहाँ पे न्यूटन के द्वारा इसकी खोज की जाती है। जो प्रकीर्णन होता है किस पर खोज की गई थी, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए, प्रिज्म पर। तो यहाँ पे न्यूटन ने किस पर खोज की थी, तो वो प्रिज्म पर खोज की थी। इन्होंने बताया था कि श्वेत प्रकाश होता है, यहाँ पे अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद में फिर क्या होता है, ये 7 रंगों में बट जाता है। और ये 7 रंगों में बट जाता है तो फिर क्या होता है, तो 7 रंगों में बटने के बाद में वो रंग कौन से निकलते हैं, विबग्योर के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वो वॉयलेट का होता है, और सबसे कम विचलन जो होता है वो रेड का होता है। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ये हो जाएगा। इसकी खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी, न्यूटन के द्वारा की गई थी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात आ रही है। 25 क्वेश्चन दोबारा को एक बार क्लियर और कर दीजिए। तो दोबारा क्लियर कर देंगे तो ठीक है, कर दे रहे हैं। तो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भाई यही तो एयरबैग का आविष्कार, एयरबैग की बात तो होती है, एयरबैग का आविष्कार जॉर्डनॉफ के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना कि कभी भी कभी क्या होता है कि जिसने काम करना स्टार्ट किया और जिसने डेवलप किया, एक होता है आपका काम करने वाला और एक होता है यानी काम को शुरू करने वाला, दूसरा होता है उस चीज को डेवलप करने वाला। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे आपने देखा होगा कि गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, तो आपने सुना होगा प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की जाती है, रदरफोर्ड के द्वारा, ऐसा बताया जाता है। लेकिन सबसे पहले काम करना किसने स्टार्ट किया था, तो गोल्डस्टीन ने काम स्टार्ट किया था। इसलिए कहीं कहीं पे आपको देखना है प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन थे, गोल्डस्टीन थे। तो प्रोटॉन पर काम करने यानी डेवलप करने वाले कौन थे, वो रदरफोर्ड थे, इसलिए उनका नाम आता है रदरफोर्ड का। लेकिन काम स्टार्ट किसने किया था, गोल्डस्टीन के द्वारा। इसी वजह से यहां पे बात करें एयरबैग की आविष्कार की, तो जॉर्डनॉफ ने यहां पे क्या किया था, काम करना स्टार्ट किया था। लेकिन हैट्रिक आए थे, हैट्रिक जो थे यानी जॉन डब्ल्यू हैट्रिक थे, उनके द्वारा यहां पे क्या किया, इसको डेवलप किया गया था। ये बात आप याद रखा करो, क्योंकि यहां पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो एग्जाम में इस तरीके से आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। हाँ हाँ, ये तो मैंने कब बोला, यही तो मैं बता रहा हूं कि जो अब अगर प्रोटॉन की बात आती है तो प्रोटॉन के हम रदरफोर्ड पढ़ते हैं, लेकिन क्या वास्तव में रदरफोर्ड हैं, लेकिन अगर वहां पे पग आते हैं, हमने एक ट्रिक भी याद कर रखी है, ईंट पर नाच, तो ईंट पर नाच में प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा, लेकिन वहां पर काम करना स्टार्ट किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, डनलप ने टायर्स का किया था, बिल्कुल। इन्वेंशन में तो उनका ही नाम है, ये तो मैं खुद कह रहा हूं। इन्वेंशन जो है आविष्कार में जॉर्डनॉफ का नाम नहीं है, हैट्रिक का नाम है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, तो रेलवे के एग्जाम में उन्होंने वो नाम दिया ही नहीं, तो उन्होंने नाम क्या किसका दिया, जॉर्डनॉफ का नाम दिया। और जिन्होंने 1957 में इसकी खोज की थी, तो 1957 में खोज करने वाले जॉर्डनॉफ थे, तो इस वजह से इनका नाम आया है। तो इसी वजह से वही आपको पढ़ना है। तो दोनों चीजों को याद रखना है, ऐसा नहीं है कि केवल आप एक चीज को याद करके खत्म कर दो, बहुत दोनों चीजों को याद करना है, क्योंकि रेलवे का एग्जाम कभी भी किसी तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपको सामने मिल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का मम्मी पापा ने, सही है सर। या 27 का बताओ। यहाँ पे आधा आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर एक गैलीलियो गैली। तो यहाँ पे आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक इन्हें माना जाता है कि इन्होंने दूरबीन के माध्यम से ग्रह, आपके जो प्लेनेट होते हैं, चंद्रमा होता है, सैटेलाइट होते हैं, तारों, जो स्टार्स होते हैं, इनका इनका अध्ययन किया गया, इनके द्वारा किया गया था, जिसके बाद में इन्हें आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 27 रखे और इन्वेंशन वाला चैप्टर था, जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वो मैंने सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। बाकी और चैप्टर्स हैं जो हमारे यहाँ पे फिजिक्स है, जो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है मेरे साथ में, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम किस चैप्टर को, यानी किस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, वो आपको बताना है। बाकी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे बता देते हैं तो ठीक है, बाकी यहाँ पे आप कमेंट करके, अगले दिन भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हम किस चैप्टर को या किस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको पता है फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट 23 क्लास हुई है। इन 23 क्लासों में मैंने क्या कर दिया, फिजिक्स को कंप्लीट किया है। उन 23 क्लासेस में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराया है, जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, जितने चैप्टर इंपॉर्टेंट बनते थे, वो सारे चैप्टर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए। अब बात आती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, केमिस्ट्री या फिर आपको बायोलॉजी। साइंस की बात आती है, क्योंकि ये टाइम जो है वो आपका साइंस का है, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यहाँ पे आया है, सिप्रा का आंसर आया है केमिस्ट्री, लॉ, और अफन लवर का भी आंसर आ चुका है केमिस्ट्री। पॉलिटी, लॉरेंस बिश्नोई तो बिल्कुल हटके ही चल रहे हैं, साइंस में पॉलिटी। पॉलिटी की बात आएगी तो पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी पॉलिटी की बात नहीं है, अभी तो मेरे पास में साइंस है। तो साइंस वाले सब्जेक्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, जो मंडे, ये बात याद रखना कि क्लास जो होगी वो आपको मंडे से स्टार्ट होंगी। यहाँ पे केमिस्ट्री की क्लासेस आपको मंडे से आपको मिल जाएंगी। तो मंडे से जो क्लास होने वाली हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि पहले दिन मैं आपको केमिस्ट्री के सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में बताऊंगा, और सिलेबस के बारे के अलावा यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको ये बताना है कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है या फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे किस तरीके से, कि आपको मिक्स क्वेश्चन पढ़ने हैं। वो आपका तरीका आपको बताना है कैसे पढ़ना है। केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट है, माइंड में नहीं रुकती। ठीक है, तो केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। अब आप बस इतना डिसाइड कर लो, आप लोग बैठे हो यहाँ पे, आप अभी हो, तो आप यहाँ पे इतना डिसाइड कर सकते हो कि आपको केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज पढ़ना है या फिर आपको इसी तरीके से मिक्स पढ़ना है। बायोलॉजी रट लेंगे, भाई बायोलॉजी भी रटी नहीं जाती, बायोलॉजी भी समझी जाती है। ठीक है, साइंस पूरी ही समझी जाती है। विशाल खत्री कह रहे इकोनॉमिक्स, ये सही है। सबका अलग ही चल रहा है, वो पॉलिटिक्स बता रहा है, कोई इकोनॉमिक्स बता रहा है, लेकिन साइंस का चैप्टर चल रहा है, साइंस के क्लासेस चल रही हैं, इसमें आपको इकोनॉमिक्स याद आ रही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट होगी। अगर इकोनॉमिक्स की बात आती है तो हम इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी, आपकी ज्योग्राफी जैसी, मैं मोस्टली आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी मैं कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जब इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होगी तो अब आपको इकोनॉमिक्स की बता दिया जाएगा, लेकिन अभी जो है वो आपकी साइंस की क्लासेस है, इसलिए साइंस की क्लासेस के बारे में बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में टॉपिक वाइज, तो चलिए ये भी बात सही है कि आपको केमिस्ट्री में टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो टॉपिक वाइज लेके चलेंगे, और टॉपिक आपका हर टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और सर सोचे तो अभी, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा फन लवर ये क्या लिखा है, और सर सोचे तो अभी डर कर दिया जाए, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आपकी जो क्लास होगी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्लासेस जो होंगी वो आपकी मंडे से स्टार्ट होगी। कल आपकी कोई क्लास, मतलब मेरी क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल थोड़ा सा मैं बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको मंडे से मैं आपको प्रॉपर क्लास देने वाला हूँ, इसका जो आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस रहेंगी। ठीक है, अंदर कर दिया जाए। ठीक है लॉरेंस भाई, शिप्रा, अफल, तुम भी जा रहे हो। ठीक है, कल की क्लास, कल जो है, कल आपकी क्लास इसकी फिजिक्स से तो कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद में क्या करना है, एक दिन आपको मैं रेस्ट देता हूँ। रेस्ट के बाद में आप फिर से हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ये भी आपकी आपके अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। सर आपकी वॉइस कैसे सुनेंगे, पुरानी वीडियो में सभी बोलूँ ना भाई, फिर तो उस हिसाब से बोल दो, श्री 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 1008 श्री मनीषानंद कुमारेश्वर जी महाराज, मनीष भैया की। ठीक है, अब बताएं। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखें, फिर हम मिलते हैं आपको मंडे को। मंडे को आपके पूरी तरीके से
लाइव में अच्छा लगता है तो हाँ ये अब लाइव में देखते हैं, अगर कल हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो आपके कम से कम क्लासेस जो होंगी वो मंडे से स्टार्ट होंगी। ये कंप्लीट है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई और डाउट आता है, कोई और आपको बतानी है, तो आप इस वीडियो के लास्ट में, यानी वीडियो जब हम कंप्लीट हो जाएगा तो आप उस पर कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसका रिप्लाई जो देने वाला वो मैं ही देने वाला हूँ। तो आप उस टाइम पे बता सकते हैं कि आपके कोई डाउट है, फिजिक्स से रिलेटेड कोई डाउट अगर आपका रह गया हो, उस पर आपको क्लास चाहिए, तो आप क्लास में आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है यादविन स्मार्ट क्लासेस, और यादविन स्मार्ट क्लासेस पे आप जाके टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, जो टेलीग्राम आएगा तो टेलीग्राम पे लगभग 10 मिनट में आपकी क्लासेस यानी पीडीएफ है मिल जाएगी। सर ये नंबर आपका है, हाँ ऐसा ही समझ लो, ये नंबर मेरा ही है बस। हाँ जी, अरे मौज लेने नहीं जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं बस। हाँ भाई, एएसपी को वोट कर देना, एएसपी के सुन लो। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।